Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे EVS in one shot है यानी एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन आपके सीटेट के एग्जाम के लिए, या KVS वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि थीम्स तो गिवन है ही, जो 6 थीम्स बेस्ड ये सिलेबस है, तो एक बार तो उनको भी देखना ही चाहिए इसको। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। जो EVS NCERT है उसके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इवन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो साइंस के टॉपिक्स भी हैं जो 6, 7, 8 की NCERT में आपको मिल जाएंगे साइंस में, तो वो भी थोड़ा सा साथ में डिस्कस कर लेंगे, ताकि कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे विनोइंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, और भी इस तरह के सीविंग हो गया, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूछे गए हैं पेपर में। तो इंटरेस्टिंग PPT बनाने की कोशिश की गई है, इस पर समय लगा है जो जरूरी है क्योंकि अब एंड मोमेंट है, तो एक एक वीडियो में हम सारे ही सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। और इससे पहले आप इंग्लिश पेडागोजी इन वन शॉट देख चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपका CDP के 4 सेशन मैंने कंप्लीट कराए थे मैराथन में, पुरानी भी मैराथन से, आप उनको भी अभी भी देख सकते हैं 5 मैराथन, और वो भी आपको फॉर श्योर हेल्प करेंगी। इसके अलावा कल जो है 2 सेशन आपके लगेंगे, परसों जिनका एग्जाम है उनके लिए, क्योंकि मैंने एक तरह से कमिटमेंट कह लीजिए कि एग्जाम से पहले, तो जिनका फर्स्ट शिफ्ट भी है उनके लिए भी कल मैथ्स और हिंदी पेडागोजी की मैराथन 2 होंगी। हो सकता है मैं कल जो मेरी क्लासेस होती हैं ऐप पे उनकी छुट्टी करके आपके साथ ही जुड़ूं, तो कल 2-3 सेशन रहेंगे, उसके लिए आप एकदम तैयार रहिएगा। और आज का सेशन देखना कंप्लीट है, वन शॉट है, तो रिवीजन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है इस टाइम पे जो आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड डाले, है ना। रिवाइज करनी है चीजें क्योंकि मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस करते चलेंगे, और पेडागोजी का भी लास्ट में हम इसी सेशन में कवर कर लेंगे। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। एनर्जी को बना के रखना है, टेंशन लेनी नहीं है, हालांकि पेपर से पहले थोड़ी बहुत टेंशन होना लाजमी है ना। स्टार्ट करें आज की कहानी। कल इलेक्ट्रिक कट बार बार हो रहा था, तो फिर वो क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है, 5 मिनट में इलेक्ट्रिसिटी हो और 5 मिनट में ना हो तो। और EVS नोट्स पढ़ने में मजा आ गया। हाँ, EVS और मैथ्स पेडागोजी के नोट्स मैं आपको दे चुकी हूँ। EVS इंग्लिश मीडियम नोट्स मैंने 2018 में शेयर किए थे, तो अभी इंग्लिश मीडियम वाले भी कल मैं शेयर कर दूंगी क्योंकि नोट्स तैयार हैं, बस एक बार और उनको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो ये जो नोट्स हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है किसी का परसों एग्जाम है तो वो पढ़ नहीं सकता। मान लीजिए जैसे 2 सब्जेक्ट के नोट्स आपके कल और परसों में मिले हैं, बाकी के 3 मैं पहले दे चुकी थी जो इंपॉर्टेंट हैं, तो उस केस में वो 1.5 घंटा भी मुश्किल से लगेगा आपको, क्योंकि टू द पॉइंट बात है। नोट्स का मतलब ये काम की चीजें। अगर मान लीजिए 5 नंबर वहां से नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन वो 25 नंबर जो आपने 1-1.5 घंटे उसको रिवीजन कर लिया, 2-3 बार, 1-1 घंटा लगा मुश्किल से, तो वो बहुत काम की चीज है इस टाइम पे, क्योंकि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते एंड मोमेंट पे। स्टार्ट करें। आप लोग आ चुके हैं, सभी शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और इसी तरह से सीखते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेनी, बिल्कुल मस्ती मजे में एकदम। EVS तो अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसकी हद नहीं है ना। स्टार्ट करें। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। तो इसमें जो बहुत जरूरी चीजें हैं NCERT की वही डाली हैं। इसके अलावा नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, 35 पेजेस के नोट्स हैं वो, EVS वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी, और हिंदी भी मैं आपको दे चुकी हूँ। तो शुरू करते हैं। पहली चीज आपके सामने लिखी हुई है, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, और ये PDF भी आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। टेंशन लेनी नहीं है। कल के लिए आप अपना डेटा बचा के रखिएगा, टाइम बचा के रखिएगा। कल एक मैराथन आपकी हो सकती है 5 बजे के करीब या 6 बजे, और दूसरी मैराथन वही 9 बजे। वो 2-2 घंटे की मैराथन होंगी हिंदी और मैथ्स पेडागोजी की, और आप टेंशन फ्री होकर के उसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे। जो जो आपका पेपर होगा आप मेल कर दीजिएगा। अच्छा, एक एडमिट कार्ड जिसके भी पास हो, अभी जो लेटेस्ट एडमिट कार्ड्स आए हैं वो लोग शेयर कर देंगे मेरे साथ एडमिट कार्ड, himanshi.edu10@gmail.com। ये ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो उस पर कुछ चर्चा कल कर लेंगे कि पेपर में जाने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। कर लीजिए आप आराम से ज्वाइन। भाई 28 को भी है अगर एग्जाम, तो भी नोट्स तो सारे मिल गए हैं। और हिंदी इंग्लिश की अगर हम बात करें तो हिंदी मीडियम के मैथ्स पेडागोजी के नोट्स भी कल आपको मिल जाएंगे, और इंग्लिश मीडियम के EVS भी। हालांकि इससे ही EVS आपका इंग्लिश मीडियम वाला तो कवर हो जाएगा, हिंदी मीडियम देख ही चुकी हूँ, ठीक है ना। कोई बात नहीं, थोड़ी बात नर्वसनेस होना दिव्यांजलि स्वाभाविक है, बस नोट्स पढ़ जाइए अगर आपके पास समय कम है तो, क्योंकि 2 घंटे की वीडियो जितनी देर में आप देखते हैं वो नोट्स आप उससे कम समय में भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, करेंगे उस पर भी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारी सी बात, इतना इंटरेस्टिंग कोई और आपका सब्जेक्ट है नहीं अगर हम देखें तो, इतनी मजेदार बातें हैं। करेंसी ऑफ आबू धाबी, ये चीजें पूछी जा चुकी हैं, रिपीट हुई हैं और मल्टीपल टाइम्स। यानी आबू धाबी जो कि UAE में है, उसकी करेंसी क्या है, तो दिरहम है, पहले पूछा जा चुका है, ठीक। एक और चीज, मान लीजिए एक बच्चा है जो आबू धाबी में है या दुबई में है, UAE में है बेसिकली, तो वो जो टाइम है इंडिया से 1.5 घंटा पीछे चलता है UAE का टाइम। तो आपको उस हिसाब से देखना। एक क्वेश्चन आया था ना इस बार भी
कि मान लीजिए एक बच्चा है जो क्लास अटेंड कर रहा है वीडियो कॉल पे और वो यूएई से कर रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से। तो अगर हम बात करें वो किस टाइम ज्वाइन करेगा, अगर क्लास यहां 10 बजे है तो भाई उसके लिए तो वो 8:30 बजे हुई, क्योंकि 1.5 घंटा आपको पीछे चले जाना है, 1.5 घंटा पीछे है यूएई का टाइम। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। ये दिरहम आप देख पा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ रुपीज चलता है, यूएसए में डॉलर चलता है, तो ये है दिरहम जो करेंसी है कहां की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। क्लियर बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक चीज है, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है, अगर हम यूएई की ही बात करें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ही बात करें, तो डेजर्ट एरिया है, यानी कि हम कह सकते हैं रेगिस्तानी एरिया है। यहाँ पे क्या मतलब, इन जनरल भी अगर हम रेगिस्तान की बात करते हैं वहां तो होता ही है। तो डेट पाम्स एक ट्री है जिसको हम खजूर बोल देते हैं, खाते भी होंगे कई लोग सर्दियों में, वो वहां उगता है, वहां से लेके भी आते हैं लोग घूमने जाते हैं। तो डेट पाम्स कहां मिलते हैं, आपके डेजर्ट एरिया में, मतलब जहां पे रेगिस्तान है, रेगिस्तानी जो एरिया है वहां पे एक ही ट्री मेजरली ग्रो हो सकता है, वो है डेट पाम्स। ठीक, खजूर जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। तो हमने अभी 2 बातें डिस्कस की, एक तो डेट पाम्स जो है वो रेगिस्तान में मिलेंगे, दूसरी चीज अबू धाबी की करेंसी दिरहम है, और अगर हम अबू धाबी या यूएई की बात करें तो वहां का टाइम जो है हमसे 1.5 घंटा पीछे है। अब आपका फेवरेट टॉपिक जो कि पूछा जा चुका है बहुत बार, कि जो एंड्स होती हैं, यानी जो आपकी, बहुत बढ़िया, जो आपकी, क्या बोल रहे हो भाई, बागे, क्या नाम है आपका, मदीना। अच्छा, चलिए फोकस करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंड्स की, यानी चींटियों की, तो जब हम चींटियों की बात करते हैं या चींटी की बात कर रहे हैं, तो एज द एंड्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, यानी जैसे जैसे चींटियां मूव करते हैं, आपने देखा होगा एक के पीछे एक चींटी चलती है, अगर चींटियां आपने देखी होंगी कभी कहीं पे, तो एक के पीछे एक चलती है पूरी लाइन में, क्योंकि ये स्मेल छोड़ती है ग्राउंड पे, और जो दूसरी चींटियां होती हैं वो इस स्मेल को फॉलो करती हैं अपना रास्ता तलाशने के लिए। ठीक, तो दुनिया में चाहे जहां रहोगी, तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान लूंगा, ये जो है, या लूंगी, चींटी की बात हो रही है, तो ये खुशबू से पहचान लेती है कि कहां पे जाना है पीछे, बाकी एंट्स को फॉलो करती रहती हैं, बाकी चींटियों को फॉलो करती रहती हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम बात करते हैं किसकी, डॉग्स की, तो डॉग्स जो है अपना एरिया मार्क कर लेते हैं। कई सारे जानवर हैं जो अपना एरिया मार्क करते हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं, तो डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन दी रोड। आप देखते हैं कोई और कुत्तों के एरिया में आ जाए तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा। तो ये मार्क कैसे करते हैं अपना एरिया, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया, उनको पता चल जाता है अगर कोई नया डॉग जो है उनके एरिया में एंटर कर चुका है, तो स्मेल ऑफ इट्स यूरिन या पॉटी, मतलब जो यूरिन की स्मेल है, जो मलमूत्र की स्मेल है या मूत्र की स्मेल है, उससे ये पता लगा लेते हैं कौन, डॉग्स, के कोई और डॉग इस एरिया में आया है कि नहीं। तो ये यूरिन से मार्क करते रहते हैं, बेसिकली अपने एरिया को मार्क कर देते हैं। क्लियर बात है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं है। वैसे भी आपको तो पता ही है, खुशबू, अगेन खुशबू कहना जिसको हम, वो स्मेल है, तो स्मेल से पहचान लेते हैं। तो अभी हमने चींटियों की बात की, उनकी भी कहानी सेम ही थी, और हमने अभी कुत्तों की बात की, वहां पे भी कॉमनैलिटी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सिल्क वॉर्म की। ठीक, सिल्क वॉर्म हिंदी में रेशम का कीड़ा बोलते हैं आई थिंक। तो अ सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वॉर्म, जो मादा वॉर्म है या रेशम की कीड़ी है हम कहें, वो अपनी फीमेल वॉर्म को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है बाय हर स्मेल। देख रहे हो, स्मेल से पहचान लेते हैं। ठीक, तो ये जो सिल्क वॉर्म है, ये जो आपके रेशमी कीड़े हैं, वो अपनी पार्टनर को किससे, स्मेल से पहचान रहे हैं। स्मेल का खेल देख रहे हो कितना ज्यादा है, अगर हम इनकी बात करें तो, इंसेक्ट्स की या जानवरों की भी इवन। तो कहानी क्या है, खुशबू से पहचान लेते हैं कौन सा परफ्यूम लगाया है आज, तो उस हिसाब से ढूंढते हुए मोहतरमा को पहुंच जाते हैं। अगर हम सिल्क वॉर्म की भी बात करें, ये मच्छर का फोटो है, और मच्छर क्या कहना जाता है कि मच्छर जो होते हैं वो हमें, यानी ह्यूमंस को, जो उनका शिकार है एक तरह से, हमारा ही खून पी के जीवित रहना है उनको, तो मॉस्किटोज कैन फाइंड पीपल बाय द स्मेल ऑफ देयर बॉडी। हमारी बॉडी पता कैसे चल जाता है मच्छरों को कि आप कहां बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी स्मेल या आपकी जो फीट की गर्माई है, हीट है, उससे पहचान लेते हैं मच्छर। ठीक है, तो दे ऑल्सो फाइंड देम बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ देयर फीट एंड द हीट ऑफ देयर बॉडी, यानी हमारी बॉडी की गर्माहट और जो हमारे तलवों की गर्माहट है, उससे वो पहचान लेते हैं। ठीक, ये सिल्क वॉर्म है, पीछे मच्छर था, ये फोटो आगे पीछे लग गए हैं। ठीक है, इतनी बात। कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहां तक अगर है तो बता दीजिए, नहीं है तो भी आप बता सकते हैं।
ठीक, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी इन चीजों को समझना जरूरी है एंड मोमेंट पर रिवाइज, क्योंकि ईवीएस तो स्पेशली ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें समझी भी जाती हैं या समझ के भी आपको याद रखना पड़ेगा। कंफ्यूज हो जाते हैं आप, जब देखो अभी स्मेल की बात कहां हुई थी, कुत्तों के केस में भी सिल्क वॉर्म जो है वो ढूंढ रहा है अपनी फीमेल वॉर्म को स्मेल से ही, जो मच्छर हैं वो हमारी बॉडी स्मेल से, हमारी बॉडी हीट से हमें ढूंढ ले रहे हैं, कुत्तों की बात हुई थी वो अपना एरिया मार्क करते हैं यूरिन से। तो ये सब चीजें ना जब पेपर में आती तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप। कंफ्यूज क्यों होंगे? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये सेशन देखने के बाद उन नोट्स को भी पढ़ लेना है, फ्री नोट्स हैं। तो ये एक बात हुई क्लियर सी कि मच्छर भी हमारी हीट से हमें ढूंढ लेते हैं रात को, क्योंकि उनको तो कोई ट्यूबलाइट तो है नहीं उनके सर पे। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। ये भी बहुत बार बर्ड्स पे क्वेश्चन आता ही है। आप देख रहे हैं ये जो सर है एक बर्ड का, उसके दोनों साइड बर्ड्स की आंखें होती हैं, पक्षियों की आंखें उनके सर के दोनों साइड होती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ सिंगल टाइम। यानी इनकी आंखें क्योंकि दोनों साइड हैं तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक टाइम पे ये देख सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों आंखें इनकी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है तो रेंज बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स जब आप मतलब डबल एक तरह से उनके पास विजन हो गया ना, अगर दोनों आंखें एक चीज पे देख रही हैं तो बहुत ही क्लियरली और दूर तक देख पाएंगी। और अगर हम बात करें तो एक टाइम पे दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स या दो साइड में देख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड हैं सर के आंखें, फिक्स्ड होती हैं आंखें। अगर इनको जैसे हम इधर साइड वाली चीजें देख लेंगे, इनको पूरी गर्दन घुमा के देखनी पड़ती है। तो एक तो आईज फिक्स्ड हैं बर्ड्स की, और दूसरा इनको क्या है, एक टाइम पे दो ऑब्जेक्ट्स पे ये फोकस कर सकते हैं। इसके बारे में ही, बर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो व्हेन दे लुक स्ट्रेट, जब जो बर्ड्स हैं वो सामने देख रहे होते हैं, बोथ देयर आईज फोकस ऑन दी सेम ऑब्जेक्ट। यानी बर्ड्स जो पक्षी हैं यदि सामने देखेंगे तो दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगी। मान लीजिए पेन है तो अगर वो सीधे देख रहे हैं दैट मींस दोनों आंखें एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगी, विजन बढ़ जाएगा, रेंज बढ़ जाएगी, ठीक। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड, ये बात हम कर चुके हैं कि जो आंखें हैं वो फिक्स्ड हैं, हमारी तरह घूम नहीं सकती, एंड कैन नॉट मूव, दैट्स व्हाई बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। आसपास का अगर उनको देखना है तो अपने गर्दन, अपने सर को उनको घुमा करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आंखें फिक्स्ड हैं, ठीक है, दोनों साइड हैं और सर के। और कान जो होते हैं इनके वो ढके हुए होते हैं छिद्र के जैसे, यानी होल्स के जैसे। उस पे भी अभी हम आएंगे, बस समझते हुए चलना है एकदम। इसमें तो आप लेट के देख सकते हो, कुछ नहीं भी लिखना ना, बस शांति से लेट के देख सकते हो। हाँ, सिर्फ जितना हो रहा है आइजल उतना कर लो और नोट्स पढ़ लो, कुछ नहीं करना है एंड मोमेंट पे। आप 2 दिन भी ढंग से पढ़ के चले गए, पेपर निकल जाएगा। और बताओ, एडमिट कार्ड आज आ जाना चाहिए था। अगर 28 को आपका पेपर था शिवानी, अगर 29 को है तो 2 दिन पहले आएगा, 27 को आएगा। इस पे भी चर्चा कल कर लेंगे। जिनका आगे एडमिट कार्ड वो एक बार एक ईमेल डाल दीजिएगा, himanshi.edu एजुकेशन वाला 10@gmail.com, तो कुछ चर्चा हम उस पे भी कर लेंगे। देखिएगा, सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ये इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और इससे पहले भी जो बात हमने की है बर्ड्स को लेकर के, उस पे भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। काइट्स बोले तो यानी जो आपकी काइट किसको बोलते थे यार, मैं खुद ही भूल गई। तो अगर हम बात करें जो काइट्स हैं, ईगल्स हैं, वल्चर है, ये हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। हिंदी में लिख देना यार काइट किसको कहते हैं, कौन से बर्ड को काइट कहते हैं, यानी 4 टाइम्स बेटर देख सकते हैं हमसे। इनका विजन जो है, बोला जाता है ना गिद्ध के जैसी नजर चाहिए, चील और बाज के जैसी नजर चाहिए, ठीक। तो हम चील कहते हैं काइट को, एग्जैक्टली। तो अगर हम बात करें यहां, तो जो चील है हमारा, बाज है, वल्चर है, गिद्ध जिसको हम कहते हैं, ये आप देख ही पा रहे हैं, तो इनकी जो आंखें हैं वो हमसे 4 गुना बेहतर देख पाती हैं। यानी ये वो पक्षी हैं जिनका जो विजन है वो बहुत स्ट्रांग है। ये पेपर में पूछा जा चुका है मल्टीपल टाइम्स, ठीक। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स, ये भी पूछा जा चुका है कि जो चीज हमें 2 मीटर, मतलब अगर मुझे इस पेन पे पढ़ना है तो मुझे यहां 2 मीटर या 2 मीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा एटलीस्ट। पास भी लाना पड़ सकता है किसी को देखने में दिक्कत हो तो। लेकिन ये जो वल्चर है, काइट है, ईगल है, यानी जो आपके चील है, गिद्ध है, बाज है, ये हमसे 4 गुना दूरी से ही देख लेंगे। यानी जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी पे दिखाई देगी, इनको 8 मीटर से दिख जाएगी। मतलब इनका जो विजन है वो भयंकर होता है, बेहतर होता है हमसे 4 टाइम्स। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? एंड की तरह आपके पीछे पीछे है, सक्सेस निश्चित है। एग्जैक्टली, बिल्कुल रुकेगा ही नहीं यार। सीटेट कैसे रुक जाएगा जब हम काम की बातें, एकदम सारी चीजें आपको जो भी काम मक्खन की तरह स्किमिंग करके आपको दे दी जा रही है, नोट्स की फॉर्म में, वीडियो सेशंस की फॉर्म में। आपके बच्चे की जान लोगे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह भी सब कराए हैं। बिल्कुल, अगर आपने देखे हैं, एफर्ट आप थोड़ा सा भी देंगे तो पेपर नहीं रुकेगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो अभी हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा, मतलब 3 पक्षियों के बारे में पढ़ा। क्या है ये? ईगल है, काइट है और आपका वल्चर है, यानी गिद्ध, चील और बाज,
इनकी निगाह, बोला भी जाता है इनकी जैसी निगाह चाहिए आपको, नजर चाहिए इनके जैसी, इनका जैसा विजन चाहिए, तो ये 8 मीटर्स दूर से देख लेते हैं, जो हमें 2 मीटर्स पे दिखेगा, यानी हमसे 4 टाइम्स, 4 2 8 होता है ना। अब आते हैं आगे, उल्लू पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, कई लोग अपने बारे में ना सोचें कि उनके बारे में बात हो रही है, उल्लू सुन करके, क्यूट सा बर्ड होता है। अगर हम बात करें, रात को जागता है, नाइट आउल भी होंगे यहाँ पे कई लोग, जैसे मेरे जैसे, जो रात को जागते ही हैं। अगर हम बात करें तो एनिमल्स कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स, यानी एक यहाँ पे छोटी सी बात है, जो एनिमल्स हैं, जो पशु हैं, उनको उतने कलर नहीं दिखते जितने हमारी दुनिया रंगीन है, उतनी उनकी दुनिया रंगीन नहीं है, इसलिए वो बेचैन भी कम है। यानी ह्यूमंस को जितने कलर्स दिखते हैं उतने पक्षियों को, या अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स को, नहीं दिखते। वो थोड़ा बेरंग दुनिया उनकी है, शांति भी है उनके जीवन में। एज वी कैन, मतलब जितने कलर हमें दिखते हैं उतने एनिमल्स को नहीं दिखते। इट इज बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स, यानी ये कहा जाता है जो एनिमल्स दिन में जगते हैं, जैसे आपकी गाय है, भैंस है, या फॉर दैट मैटर डॉग भी है, तो इनको कुछ हद तक फिर भी रंग दिखते हैं, इनकी दुनिया में थोड़े बहुत रंग हैं, है ना। लेकिन जो एनिमल्स रात को जगते हैं, जैसे कि आउल, जो उल्लू है, मान लीजिए वो रात को जगता है, तो उसकी दुनिया तो बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह है। पुराने टाइम पे आते थे ना ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज, तो दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स, यानी सिर्फ काले और सफेद रंग में दुनिया दिखती है उनको, जो रात को जगते हैं। रात को तो अंधेरा होता है ना, तो आपका वो सीसीटीवी कैमरा भी आते हैं कई जिनमें रंग नहीं होते, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं रात को, तो ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं वो एनिमल्स या वो पक्षी जिनको रात में जागना है, जैसे उल्लू हो गया, है ना। और जो दिन में जागते हैं उनको कुछ हद तक कलर दिखते हैं, बट उतने नहीं दिखते, उतनी रंगीन दुनिया नहीं है जितनी हमारी है, ठीक है। बर्ड्स ईयर्स आर स्मॉल होल्स, छोटे 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 छिद्र होते हैं, यही बात हमने की थी अभी, कि जो बर्ड्स के कान हैं, हमारे जैसे इतने बड़े 3 इडियट में जैसे आमिर खान के कान दिखाए हैं, या हमारे कान हैं, इतने बड़े कान नहीं होते जो अलग से दिखते हैं। इनके कान छिद्र के रूप में, स्मॉल होल्स के रूप में होते हैं, जो कवर्ड होते हैं फीदर्स से, जो इनके फर से कवर्ड होते हैं, ढके हुए होते हैं। जैसे उल्लू के कान आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट 2 छेद होंगे कहीं पे, है ना। इसी तरह से मगरमच्छ के भी कान हैं, इसी तरह से छिपकली यानी लिजर्ड के भी कान हैं। अच्छा, उल्लू जो है वो अपनी जो गर्दन है बहुत हद तक घुमा सकता है, टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट जब बात मैना की होती है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैना जर्क से, मैना जो है, तोता मैना की कहानी सबने सुनी ही होगी बचपन में, तो आउल की जब बात आ रही है तो ये अपनी गर्दन टू अ लार्ज एक्सटेंट रोटेट कर सकता है। क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है टू अ लार्ज एक्सटेंट, जो आउल है। वही बात जब हम मैना की कर रहे हैं, तो जो मैना है वो झटके से आगे पीछे कर सकती है, बैक एंड फोर्थ करेगी अपनी गर्दन को, बैक एंड फोर्थ करेगी, आगे पीछे करेगी विद अ जर्क। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। जर्क मतलब झटके से, ठीक है ना। अब मैं करके नहीं दिखाऊंगी, झटका ही आ जाएगा गर्दन में, ऐसे ऐसे करती है वो। कुछ लोग होते हैं ऐसे वाला डांस भी करते हैं, तो वो मैना से इंस्पायर्ड हैं। तो हम ये कहेंगे कि मैना जो है विद अ जर्क आपकी, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं इस बार ईवीएस के, आपको वो भी आप देख सकते हैं इफ यू हैव टाइम। आपका अगर परसों नहीं है पेपर, जिनका है वो तो सिर्फ एक सेशन भी देखेंगे तो पेपर तो नहीं रुकेगा। मुझे लग गई गर्मी, मैं सॉक्स वॉक्स उतार के आराम से आपसे बातें करती हूँ, और थोड़ा बैक टू बैक काम करने की वजह से थोड़ी सी वीकनेस भी है, बट मैनेज हो जाएगा। देखिएगा, जहीर खान कह रही हैं, अच्छा माता सीता के जी के जन्म स्थान से आपको प्रणाम। अच्छा धन्यवाद। 110 110 आ रहे हैं, बहुत टेंशन हो रहा है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, जहीर ज्यादा ही आएंगे अगर इतने आ रहे हैं आपके, और अभी तो आप मैराथन भी कवर करेंगे, चीजें दिमाग में रह जाएंगी, पेपर में एज इट इज देखने को मिलेंगी, ठीक। तो ये बात हुई उल्लू की, मैना की, या उन बर्ड्स की जो रात में जगते हैं और दिन में जगते हैं। रात वालों को ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया दिखती है, और दिन वालों को थोड़े बहुत कलर दिखते हैं, बट उतने नहीं जितने हमें दिखते हैं। अब क्रोकोडाइल के भी ईयर्स वैसे ही होते हैं, मतलब स्मॉल होल्स होते हैं जो आपको दिखते नहीं है ज्यादा, बट हैं वो। इसी तरह से हम लिजर्ड के भी ईयर्स को देखते हैं, जो उनके हेड के दोनों साइड छिद्र के रूप में होते हैं, बहुत बड़े कान हमारे जैसे नहीं होते, ठीक है। अजय यादव उत्तर प्रदेश से 29 को है। अच्छा, बहुत बड़े माही को धन्यवाद कहिए अजय। चलिए, एन इंडियन रॉबिन लेज इट्स एग्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जो इंडियन रॉबिन है, एक बर्ड है, ये आप देख पा रहे हैं। जो इंडियन रॉबिन है वो अपने अंडे स्टोन्स अलोंग रोड साइड, यानी रोड के साइड में जो पत्थर पड़े हुए होते हैं उनके बीच में अंडे ले करेगा। कौन? इंडियन रॉबिन, ठीक है ना। इंडियन रॉबिन एकदम देसी है, वो रोड के साइड में अपने अंडे दे देता है, अलग से घोंसला नहीं बनाता। ये आप याद रखेंगे। किसके बारे में बात हो रही है? इंडियन रॉबिन के बारे में बात हो रही है। आप में से कोई अगर
ग्रुप में माही को ढूंढो। ये देखो आप लोग ना अभी भी इसी चक्कर में पड़े हो, पेपर निकल जाएगा फिर रोते रहना, ठीक है ना। प्यार मोहब्बत अपनी जगह, पढ़ लो चुपचाप से, कहीं चले नहीं जाएंगे आपके ये दोस्त यार, ठीक है ना। प्रिंट नहीं निकल रहा है ईवीएस का, पासवर्ड प्रोटेक्टेड दिखा रहा है, दोबारा शेयर कर देंगे डॉक्टर मोनिका, डोंट वरी, आज रात को ही दोबारा शेयर कर देंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। उसको क्या आप लोग या तो वो कर सकते हो, कोई तो तरीका बता देंगे, आपके दोस्त यार, वो हो जाता है, प्रिंट निकल जाता है उसका, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। देखिएगा अब बात करते हैं कोयल की। कोयल कूकू करती है, आपने सुनी होगी आवाज, बहुत ही बढ़िया लगती है कोयल, लेकिन चालाक मानी जाती है, क्लेवर होती है। लेज इट्स एग इन क्रोज नेस्ट, यानी कौए के, यानी कौआ जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, उसके घोंसले में अपने अंडे देती है। क्योंकि जो कोयल है और क्रो है वो, उनके जो अंडे हैं लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, तो बेचारा कौआ कंफ्यूज हो जाता है, सोच लेता है मेरे ही हैं, और वो उनको पाल भी लेता है कई बार। तो नेस्ट ऑफ कोयल एंड क्रो एग्स, कोयल एग्स आर स्लाइटली स्मॉलर, बहुत कम अंतर होता है कि कोयल के जो अंडे हैं वो हल्के से छोटे होंगे क्रो से या कौए से, ठीक है इतनी बात। तो कोयल जो है अपने अंडे किसमें देती है, खुद का घोंसला नहीं बनाएगी, अपना रेंटेड प्रॉपर्टी है उनके पास, वो क्या है, क्रो का जो है नेस्ट है, यानी कौवे का नेस्ट है, सिंपल बात। बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। अब एक और चीज है कि जो बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स के बारे में जो विशेषता आएगी, 4 स्टेटमेंट आएंगे, उनमें से कोई एक गलत होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बातें इनको हल्के में नहीं लेना। बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स, यानी सिर्फ अपने अंडे सेने के लिए या ले करने के लिए ही बर्ड्स किसका प्रयोग करते हैं, नेस्ट का। उसके बाद वो छोड़ देते हैं, भाई दुनिया घूमते हैं, वो हमारी तरह थोड़ी है, एक घर ले लिया अब पूरी पूरी पीढ़ियां उसे छोड़ने को तैयार नहीं है ना। और कहा जाता है कि सिर्फ ह्यूमंस ही हैं जो धरती पर रहने के लिए पे करते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रहे हैं रहने के लिए, बाकी सबके लिए तो फ्री है ना सब कुछ। तो अगर हम बात करें, आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन दे लीव द नेस्ट, यानी जब उनके एग्स जो हैं वो हैच कर देते हैं और जो चिक्स हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो जो उनके बच्चे हैं तो वो नेस्ट को, यानी अपने घोंसले को छोड़ के अपना उड़ जाते हैं। पूरी दुनिया उनके लिए घोंसला है, पूरी दुनिया उनके लिए घर है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें हैं जो आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। माही मिल गई, बहुत बढ़िया, माही को ही ढूंढ लो, पेपर में भी माही को ही ढूंढना, एक काम करो, है ना। अजय नाराज हो जाएंगे, अभी बताया था ना उन्होंने क्या स्टेटस है माही के साथ। देखिए ये पढ़िए थोड़ा सा, ये सेशन 2-3 घंटे का रहेगा, क्योंकि ईवीएस में कंटेंट ज्यादा होता है, अदरवाइज मैथ्स, पेडागोजी और हिंदी तो हम 2-2 घंटे में कर लेंगे, ये 3 घंटे तक भी जा सकता है। तो उस केस में आपको पेशेंस बना के रखना है, कहानी की तरह चीजें सुननी है, स्ट्रेस लेना नहीं है, ठीक। और लाइक शेयर करते रहना है बराबर से, ताकि आपकी मोटिवेशन मेरी एनर्जी बनी रहे। थोड़ा सा मैं आज एनर्जी लैक कर रही हूँ, अदरवाइज तो चीजें ठीक ही चलती हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। सम बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट साउंड्स, यानी कुछ बर्ड्स और पशुओं की एक अलग आवाज होती है, ठीक, उनकी अपनी भाषा है। हमारे जितनी तो इवॉल्व्ड लैंग्वेज नहीं होती इनकी, यानी बर्ड्स की ना एनिमल्स की, जितनी बातें हम कर लेते हैं। वो कोई मूवी थी ना, बीच में आई थी, पता नहीं कोई तो थी, तो उसमें कहा भी गया था कि भाई ह्यूमंस के पास इतनी इवॉल्व्ड लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लिकेशंस, कंफ्यूजन्स, नाराजगी इन्हीं के बीच रहती है, जबकि अपनी बात को बहुत अच्छे से कह सकते हैं, इतनी इवॉल्व्ड लैंग्वेज किसी के पास नहीं है। तो सम बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट साउंड्स, यानी उनके पास अलग अलग तरह की आवाजें होती हैं फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, यानी अगर डेंजर है तो जानवर एक तरह की या पक्षी एक तरह की आवाज निकालते हैं। आपने देखा होगा कभी कोई कबूतर कौवा, तो वो सारे कां कां करते हुए निकलते हैं पूरे, तो उनको पता है कि डेंजर में कौन सी आवाज निकालनी है। वो हमारे लिए सिमिलर हो सकती है, बट ये कुत्ते भी जब आवाज निकालते हैं, आपने देखा होगा बोला जाता है ना रो रहे हैं, तो वो उनकी दुख की, डेंजर की, फियर की, खुशी की, सबकी अलग अलग आवाजें हैं, ठीक। तो डेंजर के लिए, हैप्पीनेस के लिए जैसे लंगूर की अलग आवाज होगी, डेंजर के लिए टाइगर की अलग होगी, खुशी के लिए अलग होगी, लियोपार्ड की अलग होगी, ठीक है ना। तो सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। कहा जाता है, जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं उनको भी पता होता है कि अगर थोड़ा सा बिहेव उनके एनिमल्स डिफरेंट कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ मतलब अंदाजा लगाते हैं अपने दिमाग में कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, या तो उनकी तबीयत खराब है या कोई और समस्या है। तो हम ये कहते हैं कि जो कुछ एनिमल्स हैं वो डिफरेंट वे में बिहेव करने लगते हैं, उनको नेचुरल कैलेमिटी का कुछ हद तक अंदाजा हो जाता है। तो अर्थक्वेक आने वाला हो, या फिर स्टॉर्म यानी तूफान आने वाला हो, यानी भूकंप, तूफान, इन जैसे सिचुएशंस में उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, अंडमान में एक प्रजाति जो ट्राइब थी, बेसिकली जनजाति, वो बच गई क्योंकि उनके यहाँ जो एनिमल्स थे वो डिफरेंट बिहेव कर रहे थे, तो वो लोग सेफ प्लेस पे चले गए और बच गए। बाद में वहां पे कुछ सुनामी वगैरह आई,
पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो डेंजर। तो जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनको समझ में आ जाता है कि भाई आज जो है एनिमल्स डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, तो एक काम करो, सेफ जगह पे चले जाओ या थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। ठीक है, नेहा एकदम मोटिवेटेड हो जाएंगी, उनसे कहो सेशन देखें। ठीक, किशनगंज बिहार से हूं, कोलकाता है सिटी, कोविड की वजह से एग्जाम तो नहीं रुकेगा, कुछ नहीं रुकेगा नाइस आलम, अभी तो चुपचाप से पेपर देके निपटाओ ये काम, है ना, कुछ नहीं सोचना ऐसा। इस पे मैं कल बात करूंगी, मैं न्यूज वाले वीडियोस पे ज्यादा फोकस नहीं करती हूँ देखिएगा, कल बात करेंगे फिर भी इस पे। अगर हम बात करते हैं तो लियोपार्ड की अपनी एक भाषा होगी, टाइगर की अपनी एक भाषा होगी, वो रोर करेगा, स्नाल करेगा, लियोपार्ड की, लंगूर की, इन सब की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, अलग अलग स्थितियों के लिए एनिमल्स की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे दिसंबर 2004 की बात है, ये सब याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। दिसंबर 2004 की बात है कि कुछ ट्राइब्स थी, कुछ जनजाति बोलते हैं ना, तो जो कहां रहती थी, फॉरेस्ट ऑफ अंडमान आइलैंड, यानी अंडमान आइलैंड के फॉरेस्ट में रहती थी, और उनके एनिमल्स ने डिफरेंट वे में बिहेव करना शुरू किया। उन्होंने समझ लिया कि कुछ खतरा है और वो मूव अवे हो गए एक डिफरेंट सेफर जोन में, और फिर वहां पे सुनामी आई। ये जो आप देख रहे हैं, टी सुनामी नहीं, सुनामी ही कहते हैं इसको हम। ठीक, तो सुनामी आ गई 2004 में अंडमान निकोबार आइलैंड पे, और यहां से कुछ लोगों ने मूव कर लिया अपने एनिमल्स की वजह से, इनकी जान बच गई। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है कि होगा क्या। डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो 3 स्टेटमेंट बना दिया एनिमल्स के बारे में, सही बात कौन सी है पहचानो, गलत कौन सी है पहचानो। तो वो पहचानने के लिए आपने अगर पढ़ा होगा तभी तो पहचान पाओगे, हवा में तो फिर वहां अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करोगे। इसको देख के डरना नहीं है। किसी के बच्चे देख रहे हो तो उनको बोलो डरते नहीं है, कोई बात नहीं, फोटो में है, वो बात अलग है। जब मैं ये सर्च कर रही थी तो मुझे ही हल्का सा डर लग गया क्योंकि इतने अलग अलग तरह के सांप थे, अभी हम पढ़ेंगे। तो स्नेक्स की बात करते हैं यानी सांपों की बात करते हैं। आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं ऐसे, बट ऐसे नहीं कहते अपने दोस्तों को, अच्छे हैं वो, है ना। तो अगर हम बात करें तो स्नेक्स की, जब हम बात कर रहे हैं यहां, तो स्नेक्स आर डेफ, यानी ये क्या होते हैं, बहरे होते हैं, है ना। फिर कह रहे हो कि मेरे दोस्तों की क्वालिटी है, वो भी बहरे हैं, सुनते ही नहीं है उनको हम कुछ कहते हैं तो, है ना, ऐसा लगता है डेफ हूं, है ना। हम डेफ लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी, ये एक बात है जो दोस्ती यारी में नॉर्मली यूज की जाती है। स्नेक्स आर डेफ एंड दे ओनली फील वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। तो जो सपेरा हम बोलते हैं ना, कालबेलियाज, आगे पढ़ेंगे, तो वो बेसिकली उनकी जो मैं तेरा दुश्मन तू मेरी दुश्मन व्हाटएवर जो पहले आती थी ना मूवीज, नगीना नागिन फलाना ढिमकाना, तो उसमें वो बीन की आवाज, बड़ी सुंदर बीन बज रही है, तो आवाज नहीं सुनती उनको कि कितनी सुंदर बज रही है, अरिजीत सिंह बजा रहे हैं क्या या गा रहे हैं क्या, उनको आवाज नहीं सुनती क्योंकि वो डेफ हैं, वो सुन नहीं सकते। सांप वो वाइब्रेशंस फील करते हैं उस बीन से, या जो भी वो उनका इंस्ट्रूमेंट है उससे वो वाइब्रेशंस होती हैं जमीन पर, जिसको वो फील कर लेते हैं। तो ये वाइब्रेशंस फील करते हैं ग्राउंड पे कि भाई आप जा रहे हैं तो इनको वाइब्रेशन फील हो जाएगी, जंगल से फलाने जी जा रहे हैं, माही जा रहे हैं, अजय जा रहे हैं, तो ये डेफ हैं, सुन नहीं सकते, बट वाइब्रेशंस महसूस कर सकते हैं। कौन? सांप यानी स्नेक्स। और स्नेक क्या होता है? फार्मर का फ्रेंड होता है, हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को खा जाता है और उनकी फसल बच जाती है। तो स्नेक ऑफ फार्मर्स फ्रेंड, यानी किसान का दोस्त है सांप। ठीक है, देखा है कभी सांप? मेरे को याद है, एक वेस्टर्न यूपी में एक फसल चलती है, वो बरसिम बोलते हैं उसको, ग्रीन कलर की। एक बार मैं खेत में काटने गई थी जब गांव में रहती थी, और छोटी तो थी, हाँ 6th में भी नहीं होंगी यार तब तो मैं। और वहां पे मैं घर मतलब वो लेने आई थी जिसमें उसको लेके जाते हैं, और जाके देखा तो वहां सांप लेटा हुआ था। फिर मैंने उस जिस सामान को मैं लेके गई थी, जिसमें लेके आना था, छोटी थी यार, अब उस टाइम पे कितना करेज दिखाऊंगी, तो छोड़ के मैं वापस आ गई। फिर थोड़ी देर बाद गई तो वो चला गया था, अब तक तो वो दिखता भी नहीं है ग्रीन कलर में। खैर छोड़ो इन बातों को, कुछ नहीं रखा इन बातों में, आ जाओ वापस से। ये बुलंदशहर की कहानी आती रहेगी बीच बीच में। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। यानी काम की बात क्या है? काम की बात मैंने की ही नहीं, ये मेरा तौरे जिंदगी ही नहीं, जॉन एलिया याद आ गए। खैर, काम की बात यहाँ पे ये है कि ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर देयर, यानी सिर्फ 4 प्रकार की प्रजातियां हैं स्नेक की, सांपों की, जो पॉइजनस हैं, जहरीले सांप सिर्फ 4 प्रकार के हैं इंडिया में। बाकी तो उन्होंने हवा बनाई हुई है ताकि आप डर के रहें, ठीक है ना, ताकि आप डर के रहें। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में है कि नहीं है? बहुत बेकार पीजे मार रहे हो आप। अरे दीक्षा, बस याद रहना चाहिए यार। और क्या लोगे, अब स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाऊं यहाँ पे, हैं? समझ पाएंगे आप भारी जोक्स? देख रहे हो, आपको देखते हुए, वो होता है ना क्लास, पता है हमें 4th क्लास की बात कर रहे हैं, तो उसी तरह के जोक्स होंगे। फिर हम 10th की बातें करेंगे, उस तरह का जोक मारेंगे, फिर 3 लोगों को 3 दिन लगेंगे समझने में। अच्छा थोड़ी लगेगा। देख रहे हो, कोई इंसान अपने आप कम नहीं मानना चाहता है, मैं कह रही हूँ मैं है क्षमता, बट आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं अच्छे जोक्स क्रैक नहीं करती हूँ।
देखिए, ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। सिर्फ 4 प्रकार के सांप हैं जो पॉइजनस हैं, जहरीले हैं भारत में। पहला है कोबरा। कोबरा तो आपने देखा होगा, किंग कोबरा है। कोबरा देखा है किसी ने? देखा ही होगा। वो गांव वगैरह में तो वो आपके जो सपेरा, कालबेलिया है, स्नेक चार्मर है, लेकर के आते हैं उसमें बंद करके, और मूवीज में देखा होगा, वैसे नहीं तो कोबरा हमें पता है बहुत जहरीला होता है, निपट जाएंगे आप। तो कोबरा। दूसरा है कॉमन क्रेट। कॉमन क्रेट कह देते हैं हिंदी में, नाम तो यही रहेंगे, चाहे हिंदी वाले हो आप, चाहे इंग्लिश वाले हो। कॉमन क्रेट ऐसा दिखता है, कुछ कुछ इस पे ऐसी लाइंस होती हैं व्हाइट। फिर इसके अलावा थर्ड है रसल वाइपर्स। रसल्स वाइपर, डुबोइया कहते हैं इसको। ये आपके किचन में चलाने वाला, वॉशरूम में चलाने वाला वाइपर नहीं है। ये चला तो आप निपट जाएंगे, ये इससे कोई पानी वानी साफ नहीं हो जाए होगा, आप साफ हो जाएंगे। तो रसल वाइपर यानी डुबोइया जिसका नाम है, वो भी एक तीसरा प्रकार है जो जहरीले सांपों की प्रजाति में आता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या यहां तक नहीं है? बहुत बढ़िया। फिर आता है फोर्थ टाइप, सॉ स्केल्ड वाइपर, अफई कहते हैं इसको। ये भी वाइपर है, अगेन आपके वॉशरूम वाला नहीं। ये वाइपर अगेन और खतरनाक है, अफई कहेंगे इसको, और दूसरा जो वाइपर है उसको डुबोइया कह रहे हैं। तो हम अगेन मेरे साथ रिपीट करिए, घर वालों को बताइए कि हम कौन से सांपों की बात कर रहे हैं। कोबरा, पहला जहरीला सांप क्या है? कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर जिसको डुबोइया कह रहे हैं, और सॉ स्केल्ड वाइपर। शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहे कोई बना लीजिएगा, यानी इसको CCRS कह सकते हैं हम। कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर। अब ये आपके पाले में है गेंद कि आप इसको कैसे याद रखना चाहेंगे। ठीक, तो ये 4 प्रकार की प्रजातियां हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है सांप पे, कई बार, मल्टीपल टाइम्स। अब इसके बारे में थोड़ी और बातें हैं जो हमें जाननी है। इसको फार्मर का फ्रेंड क्यों कहते हैं, इस पे चर्चा हो चुकी है। ठीक, देखिए, मैं अपना मजाक उड़ाऊं, आपका मजाक उड़ाऊं, कुल मिला के बात यह है कि चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, पेपर में आपके काम आएंगी, है ना? तो नाराज होने की या दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप पे कोई जोक नहीं क्रैक कर रहा है, हो तो हो जाना यार, कुल मिला के आप ही के भले की बात हो रही है। तो अगर हम स्नेक की बात करें तो स्नेक हैज 2 हॉलो टीथ, यानी 2 टीथ होते हैं हॉलो, ऐसे नुकीले दांत होते हैं एक तरह के, फैंग्स कहलाते हैं। ये फैंग हैं, और इन फैंग से ही जुड़ा हुआ होता है ये वेनम का तार, है ना? तो ये प्राइमरी वेनम डक्ट होती है जिसमें जहर होगा, और ये जैसे ही आपकी स्किन में जाएगा तो बल्ले बल्ले तो द पॉइजन एंटर्स द पर्सन्स बॉडी थ्रू दीज फैंग्स। तो ये जो फैंग्स हैं, ये जो दांत हैं, जो भी आप इसको कहना चाहें, ये हॉलो टीथ्स हैं, थोड़े खाली, और ये स्किन ले आते हैं खींच के जब काटता है तो फैंग्स जो हैं, इनमें वेनम, जो जहर वाला आपका पाइप है, वो अटैच्ड होता है, और इससे आप राम नाम वाली स्थिति पे जा सकते हैं। द मेडिसिन फॉर अ स्नेक बाइट इज मेड फ्रॉम दी स्नेक्स पॉइजन। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो दवाई बनती है स्नेक बाइट के लिए, यदि किसी को सांप ने काट लिया है तो उसके लिए जो दवाई बनेगी वो किससे बनाई जाती है? सांप के ही पॉइजन से बनाई जाती है, जहर से बनाई जाती है। कहा जाता है ना, जहर ही जहर को काटता है। तो गांव में लोग गर्मी में और चाय पी लेते हैं कई बार, है ना? हमारे गांव में ऐसा करते थे लोग, फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, गर्मी ही गर्मी को मारती है। तो खतरनाक तरह के लोग हैं। तो जो मेडिसिन है सांप के काटने की, वो स्नेक पॉइजन से ही बनती है। ये भी 4 ऑप्शंस में बना करके आपको दिया हुआ है, अगर आप पुराने पेपर्स देखते हैं तो। एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये मेडिसिन अवेलेबल होती है। और ये तो आपको बताइए, सोने नहीं देना होता, ये वो दुनिया भर की बातें आप जानते ही हैं। तो स्नेक पॉइजन, और स्नेक क्या है? फार्मर्स फ्रेंड है। आगे बढ़ेंगे। एक स्नेक चार्मर की स्टोरी, स्नेक चार्मर पे एक छोटी सी बातें इन्होंने कही हुई है। स्नेक चार्मर समझते हैं ना? वो अमरीश पुरी जी को याद कर लीजिए, वो थोड़े तांत्रिक टाइप थे, वो इवॉल्व वर्जन थे स्नेक चार्मर का एक तरह से। कालबेलियाज कहा जाता है इनको, या सपेरा कहते हैं आम भाषा में। कालबेलिया या सपेरा कहते हैं, और इंग्लिश में स्नेक चार्मर कह देंगे। ठीक है ना? तो ये बीन बजाते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं, मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। ठीक, तो ये कालबेलियाज के बारे में अब ये लुप्त होते जा रहे हैं, या इनका काम नहीं चल पा रहा है आज की डेट में। पहले तो ये अलग अलग जगह जाते थे, काम करते थे। रसल वाइपर बिहार में पाया जाता है, सबसे डेंजरस होता है। बहुत बढ़िया, अगली बार से हम बिहार के लोगों से डर के रहेंगे, पता चले पॉकेट में रख के ले आए हो रसल वाइपर, है ना? ऐसी कैटेगरी में तो गर्लफ्रेंड को रख सकते हैं। शर्म नहीं आ रही है? वो देख रही होगी तो पता नहीं आप किस कैटेगरी में पहुंच जाएंगे फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलें आगे बढ़ें। देखिए, तो सपेरा की जब हम बात कर रहे हैं, स्नेक चार्मर की बात कर रहे हैं, तो इनके 3 नाम हैं, स्नेक चार्मर, सपेरा और कालबेलिया। ठीक, द स्नेक चार्मर्स रिकॉग्नाइज अ स्नेक बाइट बाय इट्स बाइट मार्क्स। भाई पहले तो उतने हॉस्पिटल्स की सुविधा नहीं थी ना, तो जो बाइट मार्क है, जो
काटा हुआ है, सांप का काटा हुआ है, वो इस तरह के दो निशान बनाता है, तो ये बाइट मार्क से पहचान लेते हैं कि सांप ने काटा है। कई बार तो नहीं तो लकड़ी लग जाए, हमारे गांव में एक बच्चे को लकड़ी लग गई थी, तो उसने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया कि मेरे को सांप ने काटा है, और लोग कंफ्यूज भी है वहां देख करके कि हाँ काटा होगा, क्योंकि वो लकड़ी उसी तरह से लगी होगी जो दो फैंग्स जैसा दिखाई दे रहा होगा वहां पे। तो लेकिन स्नेक चार्मर क्या है, वो भाई स्पेशलिस्ट है, वो देख करके बाइट मार्क को पहचान लेगा कि मक्खी ने काटा है कि सांप ने काटा है। आगे बढ़ते हैं। द स्नेक चार्मर्स कलेक्ट और मेक मेनी मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स विच दे फाउंड इन फॉरेस्ट। तो ये जंगलों में भ्रमण करते हैं और वहां से बहुत सारी जो आपकी मेडिसिन हैं वो बनाते हैं, कलेक्ट करके, जो हर्ब्स हैं, प्लांट्स हैं वहां पर जंगलों में, उनसे। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे, स्नेक्स आर हेल्पफुल फॉर फार्मर्स एज दे ईट रैट्स, यानी ये चूहों को खा जाते हैं खेतों में, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। नहीं तो ये जो चूहे हैं या कीड़े वगैरह हैं जिनको सांप नहीं खाएगा तो वो फसल को खा जाएंगे, है ना, वो पूरा चक्र है, आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो अगर हम बात करें यहाँ, तो स्नेक्स को किस लिए फार्मर्स फ्रेंड कह रहे हैं, फार्मर का, एक किसान का दोस्त किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो उनकी फसल को बर्बाद होने से बचा रहे हैं, ऐसे कीटों को खा रहे हैं या ऐसे रैट्स वगैरह को खा रहे हैं जो उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, फसल को खा सकते हैं। अब आते हैं, ये है एक डिजाइन, रंगोली मत समझिएगा, नाग गुम्फन कहलाता है। और ये नाग गुम्फन जो है, इसमें आप देख रहे हैं ये डांस भी होता है, किस तरह का कालबेलिया डांस भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें ऐसी ही मुद्राएं होती हैं सांप वाली, वो श्रीदेवी जी डांस करेंगी दुश्मन पे ऐसी ऐसी पोजेस लगा करके, तो वो कालबेलिया डांस में आएगा अगर आता है तो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहानी है। तो डिजाइन्स ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली, रंगोली में भी यूज होते हैं इस तरह के डिजाइन, एम्ब्रॉयडरी में भी यूज होते हैं, एज वेल एज डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया, यानी महाराष्ट्र में या साउथ इंडिया में, गुजरात में, यहां पर इस तरह के नाग गुम्फन वाले, यानी नाग गुम्फन से, यानी स्नेक की ही शेप जैसे कुछ कुछ डिजाइन बनाए जाते हैं, रंगोली भी बनाई जाती है उस तरह की, और एम्ब्रॉयडरी भी होती है जो इस तरह की शेप दिखाती है जिसमें नाग वाला या सांप या स्नेक वाला कोई डिजाइन हो। तो ये कुल मिला के रंगोली ही निकली अंत में। इसको सीलिंग पे लगवा सकते हैं, आपने एनसीईआरटी की बुक्स में देखा होगा। तो ये अलग अलग डिजाइन लोग प्रेफर करते हैं, अपने अपने शौक हैं लोगों के। स्लॉथ, आपका फेवरेट व्यक्ति, व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, वस्तु भी नहीं कहेंगे, ये है जीव। तो आपका फेवरेट स्लॉथ जो कि एक एनिमल है, और स्लॉथ भाई साहब भरपूर सोते हैं, आपसे भी ज्यादा, जितना आप इनके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। जो लोग 11 घंटे सोते हैं वो इनके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 17 घंटे सो जाते हैं, है ना। कुछ लोग होंगे यहाँ पे क्या 17 तो हम भी सो जाएं, लेकिन मम्मी सोने दें तब तो, जिम्मेदारियां सोने दें तब तो। देखिएगा, समझते हैं इसको। कितने लोग, हम लोग 25,000 से प्लस लोग हैं और 16,000 लोगों ने लाइक किया। लाइक वाइक करते रहना भाई अपने आप, है ना। ये कंटेंट वाले सेशन में इतना मजा आता है डिस्कशन में कि ये सब बातें याद नहीं रहती हैं, इसलिए याद करनी पड़ती हैं। तो स्लॉथ ये दिखता बेयर के जैसा है, यानी भालू के जैसा दिखता है, एक बेयर के जैसा दिखेगा, भालू के जैसा दिखेगा, बट ये भालू नहीं है ना, भालू नहीं है, भालू का कजिन होगा, ठीक। इट लुक्स लाइक अ बेयर बट इज नॉट, यानी एक भालू की तरह दिखता है नहीं। इट इज अ स्लॉथ, क्या कहते हैं इसको, स्लॉथ कहते हैं हिंदी में, और स्लॉथ कहेंगे अंग्रेजी में, ठीक, स्लॉथ। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग। देख रहे हो, कॉम्पीट कर सकते हो उनसे। 17 घंटे सोते हैं भाई साहब, कितना, 17 घंटे, 24 में से 17 घंटे जो व्यक्ति सोए, जो जीव सोए, वो कितना बड़ा आलसी होगा, है ना। कह रहे सो तो हम भी सकते हैं, कभी कॉम्पीट करा दो कि 7 घंटे ही जागते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल में जागते हैं, ठीक है ना। हिंदी के टर्म्स कैसे याद रखें वो बिल्कुल, कल है हिंदी की मैराथन, सब याद हो जाएगा, वो नोट्स रिवाइज कर लो मल्टीपल टाइम्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी हो जाना चाहिए प्रियंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं किस पे, द स्लॉथ ईट्स द लीव्स, क्योंकि वो ग्रामर तो सेम ही होगी ना, बाकी तो और थोड़ा एडवांस। चलो इसको देखो, फिर बढ़ते हैं आगे, मजा आएगा, बस एनर्जी बना के रखनी है एंड तक। देखिएगा, अगर हम बात करें यहां किस चीज की, 17 घंटे सोते हैं स्लॉथ भाई साहब। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। इसको नहीं पड़ी कि आईफोन दिला दो, इसको कोई आईफोन वाईफोन कुछ नहीं चाहिए, कह रहा खाओ पियो ऐश करो और अपना पेड़ पे उल्टे लटक के सो जाओ, तो इनको ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, इच्छाएं तो भगा रही है ना। तो इट हार्डली नीड्स एनीथिंग, इसको कुछ खास चाहिए नहीं होता। व्हेन इट हैज ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री, एक ट्री पे रहता है, जिस ट्री पे ये रहेगा, द स्लॉथ ईट्स लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। जिस ट्री पर ये लटक के सोता है, उल्टा अपसाइड डाउन सोएगा ये, तो आपको चाहिए बढ़िया एकदम मखमली गद्दा, है ना। ये पेड़ पे उल्टा लटक के सो जाता है 17 घंटे तक, और उसी पेड़ से पत्तियां खा लेता है, और फिर
कभी कभार नीचे उतर के आता है फिर से सो जाएगा। तो व्हेन इट हैज ईटन इनफ लीव्स, जब एक पेड़ से बहुत ज्यादातर पत्तियां खा चुका होता है तो क्या करता है, ये मूव कर जाता है नियर बाय ट्री पर, किसी और पेड़ के पास, वहां पे चढ़ जाएगा जाकर के। आज से वो घर है इनका। स्लॉथ्स लिव अबाउट 40 ईयर्स, ऐसा भी नहीं है आपके कुत्ते की तरह 11, 12, 15 साल रह रहा हो, मुश्किल से 40 साल तक जीवित है महाशय, है ना। 40 ईयर्स तक सो के जीवन बिता देते हैं, ठीक, 40 ईयर्स, एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज, यानी सिर्फ 8 पेड़ों पे 40 साल रहते हैं, यानी 5 साल एक पेड़ पे रहते हैं लगभग। अगर हम देखें 8 को डिवाइड कर दें, 8 पंजे होते हैं 40, यानी 8 5 40। Once a week it comes down from the tree to relieve itself। अब एक हफ्ते में जब ये थोड़ा थक जाता है सो के, तो नीचे आता है थोड़ी देर के लिए और मजे करता है, फिर चलिए ठीक है, और फिर वापस चला जाता है। तो ये बातें आपको स्लॉथ के बारे में ध्यान रखनी है। कुछ एक आध टर्म इसमें गलत दे देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं पेपर में। अब बात आती है स्लीप की, सोने के बारे में चर्चा कर लेते हैं सरकार। सोना क्या होता है सबको पता है। लिजर्ड्स जो हैं, यानी जो छिपकलियां हैं, वो डीप स्लीप में चली जाती हैं एक पूरे सीजन के लिए। आप सर्दियां आती हैं, आप देखते हैं ना, अरे यार छिपकली तो गायब हो गई, है ना, लिजर्ड्स तो दिख नहीं रही हैं, कहां चली गई, कि एक सीजन के लिए सोने गई हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, अब सर्दियों में कैसे बाहर घूमेंगी, उनको भी तो ठंड लगती है ना, और आपकी तरह उनके पास तो रजाई का भी प्रावधान नहीं है, कोई ब्लैंकेट कुछ नहीं है, उनको जीवन ऐसे ही बिताना है। क्या समझे? समझे कि नहीं? समझ गए? चलें आगे बढ़े। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खुशी की बात है कि आप सब समझ गए। अब हम बढ़ेंगे आगे। देखिएगा, अगर मैं बात करूं, अब फिर से शायरी याद आ रही है, देखिएगा, लिजर्ड्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट अ सीजन, यानी जो छिपकली होती है वो लगभग एक सीजन के लिए सो जाती है, ठीक। काऊ, यानी जो आपकी गाय है, गऊ हमारी माता है, आपको सब कुछ आता है, 4 ही घंटे सोती हैं सिर्फ 24 घंटे में से, बाकी टाइम अपना वर्किंग है, ठीक। पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन सांप है, पता है ना आपको, मोटा सा, वो 18 घंटे सोता है, आलसी। जिराफ खड़े खड़े सो जाता है बेचारा 2 घंटे बस। देख रहे हो, इतना बड़ा शरीर है, उसको भी तो नींद चाहिए होगी, वो 2 घंटे में निपटा ले रहा है अपना मामला। फिर कैट, जो आपकी बिल्ली है, म्याऊ म्याऊ करते हुए 12 घंटे सो जाती है मैडम, मतलब ये भी मस्त सो रही है ना। और कुत्ते की तो नींद आपको पता ही है, वो तो 1 मिनट में खुल जाती है, उसको तो क्या ही काउंट करें। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो लिजर्ड्स हैं वो एक सीजन के लिए सो जाएंगी, काऊ है 4 घंटे सोएगी, पाइथन है 18 घंटे सोएगा, जिराफ है 2 घंटे सोएगा, और जो आपका ये कैट है वो 12 घंटे सोती है, स्लॉथ 17 घंटे सोता है। ये थी कहानी सोने के बारे में। अब कर्णम मलेश्वरी आपकी फेवरेट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टू द पॉइंट बात करते हैं जो काम की है, अदरवाइज तो। कर्णम मलेश्वरी कहां से है? एक वेट लिफ्टर है, पहले तो ये याद रखना है, क्या है? भार उत्तोलक है, वजन उठाती हैं, जिम में जाकर के नहीं, मतलब वैसे भी चैंपियनशिप्स में वजन उठाती हैं अगर मैं कहूं तो। वेट लिफ्टर है, भार उत्तोलक है, आंध्र प्रदेश से है, एपी। उनके जो फादर है एक पुलिस कांस्टेबल हैं, जबकि ये लिखी हुई है किताब तब की बात हो रही है। मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग जब वो 12 साल की थी, तब से उन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट अप टू 130 किलोग्राम। है कोई जो 130 किलोग्राम वजन यहां आसानी से उठा ले, है ना। लड़कियां छोड़ो, जो लड़के हैं, जेंडर बायसनेस की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज चलती है, लड़कियां कमजोर होती हैं लड़कों से, ऐसी एक बात चलती है। तो अब ये ट्रेनिंग की, हेरिडिटी की, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे, तो 130 केजी उठा लेती हैं आज की डेट में, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं उस जेंडर बायसनेस को भी चैलेंज करने के लिए है, ऐसी स्टोरी जो ऑपोजिट है, चैलेंज कर रही है स्टीरियोटाइपिंग को कि लड़कियां कमजोर ही होती हैं। तो ये जेंडर को भी सेंसिटिव बना रही है, जेंडर के लिए भी, बच्चों को, ठीक है ना। तो ये एक बात हुई। कर्णम हैज वॉन 29 मेडल्स, यानी 29 मेडल जो है वो इंटरनेशनल इवेंट्स में जीत चुकी हैं। उनकी सिस्टर्स भी वेट लिफ्टिंग प्रैक्टिस करती हैं। दंगल मूवी बनी थी, वो भी आपको पता है। तो कर्णम मलेश्वरी के बारे में 3-4 बातें रिपीट करो आंख बंद करके। कौन सी? एक तो ये वेट लिफ्टर है, यानी भार उत्तोलक है, 130 किलोग्राम तक वेट उठा लेती हैं, 29 मेडल जीत चुकी हैं। इनके पिताजी क्या है? पुलिस कांस्टेबल हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, 12 साल की थी तब से इन्होंने वेट लिफ्ट करना शुरू कर दिया था। अब इससे ज्यादा और क्या बच्चे की जान लोगे, इतनी बात तो दिमाग में रहनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी बात है कि जो गर्ल्स हैं आपकी एरिया में, क्या वो कबड्डी खेलती हैं? ये सब पूछ रहे हैं। आउटडोर गेम खेलती हैं, है ना। तो ये सब डिस्कस करना है, क्योंकि जेंडर बायसनेस या जेंडर का जो टॉपिक है वो डिस्कशन से ठीक होगा। अगर कोई स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है कि नहीं लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं जाती, तो ये सब चीजें निकल के आएंगी। और बच्चों को कहेंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने मेडल्स जीते हैं ओलंपिक गेम्स में, उनके बारे में पता करें, तो बच्चा एक्टिव होगा। और बच्चे को, आपको पेडागोजी में एक ही रूल है, बच्चों को एक्टिव रखना है, बच्चों को क्या रखना है? सक्रिय रखना है। बच्चा एक्टिव मूल मंत्र है, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक स्टोरी है 3 सिस्टर्स की जो कबड्डी खेलती थी या खेलती होंगी अभी भी, अब तो बड़ी हो चुकी हैं।
ज्यादा ही। फॉर द टीचर, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ड्रॉ करने को कहा गया बच्चों की अटेंशन जिससे कि उन्हें मिले। और गर्ल्स बहुत बार उनको बराबर की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, गेम्स में बराबर के अवसर नहीं मिल पाते, तो बच्चों से पूछना है कि भाई इस पे क्या किया जाना चाहिए। और दूसरा, ये तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये बच्चों को एक्टिव रखने के लिए क्वेश्चंस बनाए गए हैं एनसीईआरटी में, इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड कही जाती है आपकी बुक। बहुत ज्यादा डेफिनेशंस या टेक्निकल टर्म्स पे फोकस नहीं करती, चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चों की भाषा में, इनफॉर्मल लैंग्वेज में, अनौपचारिक भाषा की बात कर रही है। जैसे हम अभी फालतू फालतू एग्जांपल्स ले रहे हैं, ये अनौपचारिक भाषा है, इनफॉर्मल, जिससे कनेक्ट कर पाए आप बच्चे के साथ और उनको चीजें याद रहें। अदरवाइज तो किताबों में लिखी हुई ये चीजें आप वहीं से पढ़ लेंगे। चित्तप्पम, फादर्स यंगर ब्रदर इन मलयालम। तो मलयालम एक भाषा है जिसमें जो चाचा जी हैं, जिनको हम कह रहे हैं फादर्स यंगर ब्रदर, उनको चित्तप्पम कहते हैं। ये पूछ लिया जाता है, पूछा जा सकता है। कुंजम्मा कहते हैं फादर्स यंग ब्रदर, फादर्स यंगर ब्रदर्स वाइफ इन मलयालम, यानी जो आपकी चाची जी हैं नॉर्मल हमारी भाषा में नॉर्थ इंडिया की, तो वो कुंजम्मा कहलाती हैं। यानी जो चाचा जी हैं वो चित्तपन कहला रहे हैं और चाची जी जो हैं वो कुंजम्मा कहला रही हैं। इतनी बात अगर आप याद रख सकते हैं तो आपसे बढ़िया इंसान पृथ्वी पर बचेगा ही नहीं। ठीक, देख रहे हो कि इतना हल्का क्राइटेरिया। अब आपके सामने कटहल आ चुकी है और नारियल पानी, आप पी लिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एलिफेंट्स के बारे में मैंने नोट्स में दे दिया है, आज हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। एलिफेंट्स में बेसिकली यही होता है कि जो फीमेल एलिफेंट होती है, जो ओल्डेस्ट होती है, वो हर्ड की मुखिया होती है ना। वो क्या होती है, उनकी हेड होती है अगर देखा जाए तो, और वो 100 किलोग्राम तक जो ट्विग्स वगैरह हैं उनको खा जाता है हाथी। कीचड़ उसके बॉडी को ठंडा रखती है ना। कम्स होते हैं। फिर जो बच्चे होते हैं वो 14-15 साल के बाद हाथी के बच्चे जो हैं वो झुंड से छोड़ के चले जाते हैं, मेल एलिफेंट्स रहते नहीं है झुंड में। यही सब बातें हैं जो हाथी के बारे में जरूरी है, मैंने आपको 2 सेकंड में बता दी है, 2 मिनट में। ठीक है ना। ओडिशा भद्रक से हूँ, ओटेट ओएसटेट और टीजीटी के साथ कैसे क्लियर करूं। अब तो देखो जो है यही है, नोट से पढ़ लीजिए, अक्लेमा, टाइम बच जाएगा। चलिए आते हैं हम अपनी प्यारी प्यारी बातों पे। इन केरला मुझे ईवीएस में बहुत मजा आता है। इवन कल शौर्य, मतलब जो मेरा भाई है, वो भी फोन करके कह रहा था कि क्लास क्यों हटा दी, क्या हुआ है। तो उसको पता नहीं था कि जो है दिक्कत है कुछ, तो कि मुझे ईवीएस में इतना मजा आता है, मुझे भी देखनी थी। तो ईवीएस में मजा आता है, स्टोरीज हैं। इन केरला यू कैन सी मैनी फ्रूट। पूरा इंडिया घूम लेते हैं आप ईवीएस पढ़ते पढ़ते, सारी दुनिया के बारे में पता लग रहा है। तो इन केरला, जब हम केरल की बात कर रहे हैं, तो वहां कई सारे फ्रूट्स मिलते हैं, मसाले भी मिलते हैं। कोकोनट्स मेजरली, आपको पता ही है, कोकोनट वाटर। आप गोवा जाइए, आप केरला जाइए, क्या करेंगे, कोकोनट वाटर यानी नारियल का पानी, वहां पेड़ भी होते हैं ना। बनानास यानी आपके केले, जैक फ्रूट, ठीक, और पपाया। जैक फ्रूट इसी को कहते हैं ना, ये जो कटहल होती है आपकी, पपाया और बीटल नट। सुपारी बोलते हैं शायद बीटल नट को, या कुछ और बोलते हैं। ठीक, तो पपाया आपको पता ही है, पपीता, और जैक फ्रूट भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, कटहल, ये सब केरल में मिलते हैं। बाकी जगह नहीं मिलते ऐसा नहीं है, बट ये मेजरली वहां के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक तरह से। अब बात होती है गरम मसाला की। नॉट तेरी आंखें गरम मसाला, दिस इज नॉर्मल गरम मसाला। मूवीज तो कुछ भी बना देती हैं, कुछ भी गाने बना देती हैं। आपको बस याद रखना है कि ये गरम मसाला खाने वाला है, बनाने वाला है ना, आंखों वाला गरम मसाला ये नहीं है। यू कैन फाइंड वेरियस स्पाइसेस इन केरला, यानी बहुत सारे मसाले आपको केरल में मिल सकते हैं। लाइक तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, ये सब सुना ही होगा। तेज पत्ता, कार्डमम्स, इलायची जिसको हम कह रहे हैं, ब्लैक पेपर यानी जो आपकी काली मिर्च है, ये सारे मसाले वहां कहां, केरल में मिलते हैं। गरम मसाला इज मेड ऑफ स्मॉल एंड बिग कार्डमम, यानी छोटी इलायची बड़ी इलायची का मिश्रण करके बना करके क्या बनता है, गरम मसाला बनता है। क्लोव, यानी क्लोव क्या है आपकी, लौंग इलायची वाला, गाने को याद नहीं करेगा कोई भी। क्यूमिन सीड्स यानी जीरा, सिनेमन और ब्लैक पेपर। सिनेमन उसको बोलते हैं ना, कौन सी चीज होती है आपकी, इलायची की बहन जैसी जो दिखती है, सौंफ, आई थिंक, दिमाग से निकल रहा है। ड्राई जिंजर यानी जो सूखी अदरक है। तो इन सबको मिला करके गरम मसाला